दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि केवल छोटे सोच वाले इंसान ही आपस में लड़ते होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इलोन मस्क और जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हैं, लेकिन अपनी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन को लेकर इनके बीच झगड़े पिछले 17 सालों से चल रही है। और इसी झगड़े के चलते ये दोनों अक्सर पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके बीच चल रही इसी झगड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलोन मस्क और जेफ बेजोस के बीच इस झगड़े की शुरुआत साल 2004 में उस समय हुई थी जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे से डिनर पर मिले थे। अमेरिकन ऑथर क्रिश्चियन डेवनपोर्ट की द स्पेस बैरन्स के अनुसार उस रात इलोन ने जेफ बेजोस को रॉकेट बनाने को लेकर कुछ जरूरी टिप्स देने की कोशिश की थी, जिसको बेजोस ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। और यहीं से इन दोनों के बीच इस राइवलरी की शुरुआत हुई थी। उस समय इन दोनों की एरोस्पेस कंपनीज सिर्फ एक स्टार्टअप थी। जेफ बेजोस को शुरुआत से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में दिलचस्पी थी, और चूंकि वे अपनी कंपनी अमेजन से अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन को साल 2000 में ही शुरू कर दिया था। बेजोस अपनी इस कंपनी को लेकर इतना सीरियस हैं कि उन्होंने इसकी खातिर अभी हाल ही में अमेजन के सीईओ के पद से भी रिजाइन कर दिया है, ताकि वे अपना पूरा फोकस सिर्फ ब्लू ऑरिजिन पर लगा सकें। दूसरी तरफ इलोन मस्क की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स को साल 2002 में उन पैसों से शुरू किया था जो उन्हें अपनी कंपनी पेपल को बेचकर हासिल हुए थे। इन दोनों ने ही अपनी शुरुआती 10 साल अपनी इन कंपनियों को मजबूत बनाने में स्पेंड किए, और इस दौरान इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कड़वी बात नहीं बोली, जिसके चलते किसी को भी इनके बीच चल रहे झगड़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि ये खुले रूप से सभी लोगों के सामने आ गया। दरअसल हुआ ये कि स्पेसएक्स अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के साथ एक डील करने में सफल हो गई थी, जिसके जरिए नासा ने स्पेसएक्स को कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद अपना लॉन्च पैड 39A लंबे समय के लिए लीज पर दे दिया था। जेफ बेजोस को ये डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके चलते ब्लू ऑरिजिन ने नासा और स्पेसएक्स की इस डील का विरोध करते हुए नासा से कहा कि वो इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल सिर्फ स्पेसएक्स को ना करने दे, बल्कि इसकी जगह इस लॉन्च पैड को एक कमर्शियल स्पेसपोर्ट बना दिया जाए, जिसका इस्तेमाल करने का अधिकार सभी कंपनियों के पास बराबर हो। जाहिर सी बात है कि बेजोस इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल अपनी कंपनी ब्लू ऑरिजिन के लिए करना चाहते थे, लेकिन नासा और स्पेसएक्स की उस डील ने बेजोस के इरादों पर पानी फेर दिया। बेजोस और ब्लू ऑरिजिन को जवाब देते हुए इलोन ने स्पेस न्यूज मैगजीन को भेजे अपने एक ईमेल में बेजोस के इस प्रोजेक्ट को रुकावट डालने वाली सस्ती रणनीति बताया, और ब्लू ऑरिजिन का मजाक बनाते हुए कहा कि स्पेसएक्स ब्लू ऑरिजिन को लॉन्च पैड का इस्तेमाल करने देने के लिए राजी है, लेकिन क्या ब्लू ऑरिजिन का लॉन्च व्हीकल सच में तैयार हो पाएगा। साथ ही उन्होंने ब्लू ऑरिजिन की स्लो प्रोग्रेस का मजाक बनाते हुए ये भी कहा कि सच कहूँ तो हम लोग दुनिया में यूनिकॉर्न को शायद पहले ढूंढ लेंगे, लेकिन ब्लू ऑरिजिन का लॉन्च व्हीकल तब तक तैयार नहीं हो पाएगा। ब्लू ऑरिजिन के उस फॉर्मल प्रोटेस्ट और जेफ बेजोस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्पेसएक्स नासा के उस लॉन्च पैड को 20 साल के लंबे समय के लिए लीज पर लेने में कामयाब रहा। इसी तरह दोस्तों, एक और घटना साल 2014 में भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट करने वाली कंपनी इलोन मस्क की स्पेसएक्स थी। दरअसल हुआ ये कि साल 2014 में अमेरिका के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने रॉकेट बूस्टर्स को ड्रोन शिप पर लैंड करने की टेक्नोलॉजी का पेटेंट ब्लू ऑरिजिन कंपनी को दे दिया था। इसका मतलब ये था कि स्पेसएक्स को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए ब्लू ऑरिजिन को पैसा चुकाना पड़ता। इसलिए स्पेसएक्स इसका विरोध करते हुए कहा कि ड्रोन शिप्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर पिछले कई दशकों से है, ऐसे में इसका पेटेंट किसी एक कंपनी को दिया जाना पूरी तरह गलत है। इस मामले में कोर्ट स्पेसएक्स द्वारा दी गई दलीलों से एग्री हो गया, जिसके चलते मजबूरी में ब्लू ऑरिजिन को अपने पेटेंट का क्लेम वापस लेना पड़ा। इस घटना के बाद से स्पेसएक्स अपने फॉल्कन 9 बूस्टर्स को ड्रोन शिप्स के ऊपर 66 बार सफलतापूर्वक लैंड करवा चुका है, जिसमें पहली सक्सेसफुल लैंडिंग अप्रैल 2016 के दौरान की गई थी। स्पेसएक्स को ब्लू ऑरिजिन से पहले सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, और इसकी बराबरी करने के लिए बेजोस ने स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज को खरीदना शुरू कर दिया था। दरअसल ब्रैड स्टोन ने अपनी किताब अमेजन अनबाउंड में ये बताया है कि फॉल्कन 9 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद बेजोस ने स्पेसएक्स कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्वेन शॉटवेल को सीईओ पद का ऑफर देकर ब्लू ऑरिजिन में लाने की कोशिश की थी, लेकिन शॉटवेल ने बेजोस के उस ऑफर को ठुकरा दिया,
जिसके बाद ब्लू ऑरिजिन के सीईओ का पद बॉब स्मिथ को दे दिया गया, जो अभी वर्तमान में भी इस पद को संभाले हुए हैं। असल में इलोन को शुरुआत से ही ब्लू ऑरिजिन द्वारा नए लोगों को हायर करने के तरीकों से शिकायत रही है, और इलोन ने उनकी बायोग्राफी लिखने वाले राइटर एशली वेंस को बताया था कि ब्लू ऑरिजिन की स्ट्रेटजी हमेशा से ही स्पेसएक्स के टैलेंट को छीनने की रही है। वे स्पेसएक्स के टैलेंटेड एम्प्लॉयज को डबल सैलरी का ऑफर देकर अपनी कंपनी में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, ब्लू ऑरिजिन को पहली बड़ी सफलता साल 2015 में उस समय मिली थी जब उन्होंने न्यू शेपर्ड रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड करवाया था। इसे सेलिब्रेट करते हुए बेजोस ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि ये एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक पहले से इस्तेमाल हुए रॉकेट को दोबारा से इस्तेमाल किया है। इसका जवाब देते हुए इलोन ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये इतना भी खास नहीं था, क्योंकि स्पेसएक्स इस काम को 3 साल पहले 2012 में ही कर चुका है। इन दोनों के बीच ट्विटर पर अक्सर एक दूसरे का मजाक बनाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चलती रहती है, जिसको लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्लू ऑरिजिन अभी तक पृथ्वी के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है, और इसकी पहली पैसेंजर फ्लाइट इसी साल जुलाई के महीनों में उड़ान भरी थी, जो कि एक ऐसी फ्लाइट थी जो स्पेस में पहुंचती तो है, लेकिन अपनी स्लो स्पीड की वजह से पृथ्वी की परिक्रमा किए बिना ही वापस आ जाती है। इस फ्लाइट में जेफ बेजोस और उनके 3 क्रू मेंबर ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स की अगर बात करें तो वो अपने फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में 100 से ज्यादा बार जा चुके हैं। मस्क और बेजोस दोनों ही बिलियनर अपने रॉकेट की मदद से इंसान को स्पेस में इतना दूर भेजना चाहते हैं जितना दूर अभी तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं भेज पाई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलोन मस्क की स्पेसएक्स ब्लू ऑरिजिन को हराते हुए नासा का वो कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम कर चुकी है, जिसके अनुसार चांद पर अगला इंसान स्पेसएक्स के इस मॉडिफाइड स्टारशिप के जरिए ही भेजा जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के बाद इलोन ने सोशल मीडिया पर ब्लू ऑरिजिन के लूनर लैंडर ब्लू मून का खूब मजाक बनाया था, जिसके बाद अब ब्लू ऑरिजिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दिए जाने पर नासा पर मुकदमा दर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। असल में नासा का प्लान इस कॉन्ट्रैक्ट को एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों को देने का था, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से नासा को $2.9 बिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही कंपनी को देना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स के साथ जाना बेहतर समझा। ब्लू ऑरिजिन को इस हार से एक नुकसान ये भी हुआ कि उनकी कंपनी के लीड इंजीनियर नितिन अरोड़ा, जो कि लूनर लैंडर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने ब्लू ऑरिजिन को छोड़कर स्पेसएक्स को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन को भी स्पेसएक्स से शिकायत है। दरअसल स्पेसएक्स पिछले कुछ समय में अपनी 1000 से ज्यादा इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट स्टारलिंक को लॉन्च कर चुका है, और आगे भी ये कंपनी अपनी कई हजार स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। लेकिन अमेजन इस सैटेलाइट की कॉन्फ़िगरेशन में कमियां निकालकर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि स्पेसएक्स द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च करने पर रोक लगाई जाए। असल में बात यह है कि अमेजन भी इसी तरह की एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च करने का प्लान बनाया है, और इसीलिए इलोन मस्क ने जेफ बेजोस को ट्विटर पर कॉपी कैट तक बोल दिया था। दोस्तों, इलोन मस्क का गोल मार्स प्लेनेट पर इंसानों को बसाना है, लेकिन बेजोस इलोन के इस आइडिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो अक्सर इलोन का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल बेजोस मार्स पर जाने की बजाय एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करते हैं जो इंसान द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल स्पेस कॉलोनियों से भरा हुआ हो। हालांकि ब्लू ऑरिजिन के पास अभी इस विजन को रियलिटी में बदलने का कोई ठोस प्लान मौजूद नहीं है, जबकि स्पेसएक्स अपने मार्स पर जाने के प्लान पर दिन रात काम कर रही है, और इलोन का कहना है कि वो स्टारशिप की मदद से 2026 तक इंसानों को मार्स पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इन दोनों बिलियनर्स में कौन अपने गोल को पहले अचीव कर पाएगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इनकी इस झगड़े से लोगों का खूब मनोरंजन हो रहा है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।